बिजली 4 रुपये 99 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। इजाफी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में होगा। CPP ने नेपरा में दरखास्त दायर कर दी। नेपरा 31 मार्च को दरखास्त पर समाअत करेगा। तो आवाम के लिए एक बार फिर से बुरी खबर है। बिजली तकरीबन 5 रुपये फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। 4 रुपये 99 पैसे फी यूनिट महंगी करने का इरादा है। बिजली को इजाफा फरवरी के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। CPPA ने नेपरा में दरखास्त दायर कर दी है, जबकि नेपरा 31 मार्च को इस दरखास्त पर समाअत करेगा। अगर ये इजाफा मंजूर होता है तो आवाम पर महंगाई का एक और बोझ पड़ेगा। तो आवाम के लिए अच्छी खबर नहीं है। बिजली 4 रुपये 99 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान है और ये बताया जा रहा है कि ये इजाफा फरवरी के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। CPPA ने नेपरा में दरखास्त दायर कर दी है और नेपरा में इसकी समाअत 31 मार्च को होने जा रही है। बिजली 4 रुपये 99 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे अलीम मलिक हमारे साथ मौजूद है। अलीम बताएगा। नाज़रीन, आपको अपडेट करते चलने कि बिजली 4 रुपये 99 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। इजाफा फरवरी के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। CPPA ने नेपरा में दरखास्त दायर कर दी है। एक बार फिर से राब्ता बहाल हुआ अलीम मलिक से। अलीम बताएगा। जी, बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर है, क्योंकि एक दफा फिर जो है बिजली की कीमत में 4 रुपये 99 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान है। जो CPPA ने दरखास्त दायर की है उसके मुताबिक फरवरी में जो फरवरी की एडजस्टमेंट है उसके बाद में बिजली 4 रुपये 99 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त रखी गई है। CPPA की दरखास्त पर नेपरा 31 मार्च को समाअत करेगा और उसमें ही फैसला किया जाएगा। तो हम CPPA ने दरखास्त दायर की है, उसमें बताया है कि फरवरी में जो पन बिजली है, जो पानी से 18.22% बिजली पैदा की गई है, जबकि कोयले से 31.7%, जबकि जो फर्नेस आया है उससे 6.5 ठीक है अलीम, शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म इमरान खान का 27 मार्च को डी चौक जलसे के हवाले से ट्वीट। वज़ीर आज़म ने जलसे के उन्वान का लोगो ट्वीट कर दिया। इंशाअल्लाह 27 मार्च को इस्लामाबाद में अमर बिल मारूफ होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया, उन्होंने कहा कि हक़ के साथ खड़े हैं, चाहते हैं कि आवाम की हाजिरी के रिकॉर्ड टूट जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान का 27 मार्च को डी चौक जलसे के हवाले से ट्वीट। वज़ीर आज़म ने जलसे के उन्वान का लोगो ट्वीट कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंशाअल्लाह 27 मार्च को इस्लामाबाद में अमर बिल मारूफ होगा और हक़ के साथ खड़े हैं, चाहते हैं आवाम की हाजिरी के रिकॉर्ड टूट जाएं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे तहरीक इंसाफ की अवामी राब्ता मुहिम जारी है। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर आज मालाकंड जाएंगे। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दरगई में जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कारकुनान से खिताब भी करेंगे। आपको बता रहे हैं तहरीक इंसाफ की अवामी राब्ता मुहिम के बारे में। ये राब्ता मुहिम जारी है और वज़ीर आज़म इमरान खान फ्रंट फुट पर हैं और इसको लीड कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर मालाकंड जाएंगे। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दरगई में जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कारकुनान भी पुरजोश हैं। ये मनाज़िर भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कारकुनों से खिताब करेंगे। कारकुनों का लहू गरमाने जा रहे हैं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान अवामी राब्ता मुहिम तहरीक इंसाफ की जारी है। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर आज मालाकंड जाएंगे और जलसा आम से खिताब करेंगे। अपोजिशन की बदलती चालों से कैसे निपटा जाए। PTI की सियासी कमेटी आज फिर बनी गाला में सर जोड़कर बैठेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर तबादला ख्याल होगा, जबकि इत्तेहादियों और नाराज साथियों से राब्तों पर भी बातचीत होगी। अपोजिशन की बदलती चालों से कैसे निपटा जाए। PTI की सियासी कमेटी आज फिर बनी गाला में सर जोड़कर बैठेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर बातचीत होगी। इत्तेहादियों और नाराज साथियों से राबतों पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। तो अपोजिशन की बदलती चालों से निपटने के लिए आज बनी गाला में सियासी कमेटी सर जोड़कर बैठेगी। अपोजिशन रहनुमाओं का कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का मुतालिबा नजरअंदाज। हुकूमत की जानिब से 21 के बजाय 25 मार्च को इजलास बुलाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक OIC इजलास के बाद कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला किया गया है। OIC इजलास के बाइस कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का चार्ज वज़ारत ख़ारिजा के पास है। ज़राए के मुताबिक रिक्विजिशन जमा होने के 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना लाजिम है, ताहम इजलास का होना लाजिम नहीं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि आइन के तहत स्पीकर इजलास बुलाने के पाबंद हैं। आर्टिकल 54 में लिखा है स्पीकर 14 रोज़ से ज़ायद ताख़ीर नहीं कर सकते। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि 8 मार्च को रिक्विजिशन जमा कराई थी, आखिरी दिन 22 मार्च बनता है। स्पीकर ने 22 मार्च से पहले इजलास ना बुलाया तो आइन शिकनी होगी। आइन के तहत स्पीकर इजलास बुलाने के पाबंद हैं, ये कहना है मरियम औरंगज़ेब का। मज़ीद कहा आर्टिकल 54 में लिखा है स्पीकर 14 रोज़ से ज़ायद ताख़ीर
नहीं कर सकते। 8 मार्च को रिक्वेजिशन जमा कराई थी, आखिरी दिन 22 मार्च बनता है। स्पीकर ने 22 मार्च से पहले इजलास ना बुलाया तो आइन शिकनी होगी, ये कहा गया मरियम औरंगजेब की जानिब से। तो आइन के तहत स्पीकर इजलास बुलाने के पाबंद हैं, ये कहा गया मरियम औरंगजेब की जानिब से। पीटीआई के मुनहरिफ रुकन कौमी असम्बली गफ्फार भुट्टो का कहना है कि उन पर करोड़ों रुपए लेने का इल्ज़ाम गलत है। 3.5 सालों में हल्के का एक भी काम नहीं करा सके। ये भी कहा कि करप्शन ख़त्म करने के सिर्फ नारे लगाए गए, वोट देने का फैसला हल्के की आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक करेंगे। मायूसी इस बात पे हुई कि मैं कुछ अपने हल्के के मसाइल करप्शन के हवाले से अपने जो अदारों में करप्शन थी उनके पास मैं रिटर्न सबूत के तौर पर लेकर गया कि जो खान साहब ये जो कुछ आप इंक्वायरी करवाएं और ये चीज़ें आप खुद चेक करें। लेकिन मैंने महसूस किया कि उस पर मांस वाय नारों की हाथ के आगे और कुछ भी नहीं था। सवाल पूछूं तो आगे ये इल्ज़ाम आ जाता है कि शायद कि जो है और 12-14 करोड़ रुपए का। मेरा ये मान है कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी है, और मैं इस तरह के मामले पे लानत भेजता हूँ और इसकी सख्त से तरदीद करता हूँ। और एक जो सिंध हाउस में रैश का उसकी भी तरदीद करता हूँ कि वो भी बिल्कुल गलत बात है कि सिंध हाउस में बिल्कुल मैं मौजूद नहीं था। और आगे जो एतमाद का वोट है, जो इलेक्शन इसमें आना है, तो मैं अपने हल्के के अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक और अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करूँ। अब एक खबर है लाहौर से। तरीन ग्रुप की हुकूमती शख्सियात से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आई है। तरीन ग्रुप का मुज़ाकिराती शख्सियात से उस्मान बुज़दार की तब्दीली का फिर मुतालबा। पार्टी छोड़ना नहीं चाहते, उस्मान बुज़दार को माइनस करना होगा। तरीन ग्रुप ने एक बार फिर से ये मुतालबा किया है। इसके साथ साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ात की तवील फहरिस्त पेश की है। मुराद रास की क़यादत में हुकूमती टीम ने तरीन ग्रुप से मुज़ाकिरात किए। एक अहम नुक्ता यह भी है कि हुकूमती टीम की तरीन ग्रुप को वज़ीर आज़म या वज़ीर आला से मुलाकात की पेशकश भी सामने आई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, बताएगा एक बार फिर से उस्मान बुज़दार की तब्दीली का मुतालबा किया गया है। आज बिल्कुल हुकूमती शख्सियात की जानिब से तरीन ग्रुप से राब्ते किए जा रहे हैं और हुकूमत पंजाब के अहम वज़ीर डॉक्टर मुराद रास की क़यादत में हुकूमती टीम ने तरीन ग्रुप से मुलाकात की है, जिसमें तरीन ग्रुप ने बाज़ाब्ता तौर पर अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया, जिसमें सर फहरिस्त जो मुतालबा है वो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तब्दीली का है। तरीन ग्रुप ने कहा है कि माइनत उस्मान बुज़दार के मुतालबे पर बदस्तूर कायम है और जो दीगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसकी हवाले से भी एक तवील फहरिस्त जो है वो डॉक्टर मुराद रास और जो दीगर हुकूमती टीम थी उसको पेश की गई है। तरीन ग्रुप का कहना है कि वो पार्टी नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन उस्मान बुज़दार के हवाले से उनके ज़ेर इंतजाम जो ब्यूरोक्रेसी ने उनके साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ की और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उनकी फहरिस्त इस कदर तवील है कि आप उस्मान बुज़दार के साथ नहीं चल सकते। इसलिए पार्टी अगर हमारे साथ मामला तय करना चाहती है तो फिर उस्मान बुज़दार को तब्दील करना होगा। राय के मुताबिक ये तरीन ग्रुप को पेशकश की गई है कि अगर वो तमाम राह रास्त मुतालबात जो है वो वज़ीर आज़म को पेश करना चाहते हैं तो उनकी मुलाकात जो है वो वज़ीर आज़म से भी करवाई जा सकती है और वज़ीर आला पंजाब से भी मुलाकात का एहतमाम किया जा सकता है। ताहम तरीन ग्रुप ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात के लिए कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की है। आज राय का कहना है कि तरीन ग्रुप से जो है वो जल्द दोबारा राब्ता किया जाएगा, टेलीफोनिक राब्ता, और उसके नतीजे में एक और मुलाकात तय की जाएगी ताकि इन तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से जो फहरिस्त पेश की थी उसमें प्राइम मिनिस्टर को भी आगाह कर दिया गया और वज़ीर आला को भी आगाह कर दिया गया। अब पार्टी की आदत के रद्द अमल के नतीजे में तरीन ग्रुप के साथ अगली मुलाकात होगी। सही, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बराह रास्त ले चलने के वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तनी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम इस पे काफ़ी एक्शन ले रहे हैं। हम इंपोर्ट्स को भी कर्टेल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो आपका स्टेट बैंक ने भी कई मेजर्स लिए हैं, एक्सचेंज रेट ने भी थोड़ा मूव किया, उससे भी फ़र्क पड़ता है। और इस तरीके से ये जो है आपके सामने एक फिगर आ गया और ये मेरे ख्याल में ये कई चीज़ों पे इसका है। एक चीज़ की वजह से नहीं है। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 28% बढ़ गई हैं। इंपोर्ट्स जो आपकी देखें कम हो गई हैं। कितने परसेंट जी? आपकी जनाब 6.3 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट्स थी जनवरी में, वो 5.2 बिलियन पे आ गई, तो रिडक्शन हुआ है। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ी हैं, 5.521 मिलियन डॉलर्स थी, अब 547 मिलियन डॉलर्स हो गई। रेमिटेंसेस भी बढ़ी हैं लेकिन थोड़ी बढ़ी हैं, 2.144 थी, अभी 2.190 है।
تو تھوڑی بڑی ہیں، لیکن یہ پچھلے سال بھی یہ ڈپ آتا ہے ان 2 مہینوں میں. اب جب رمضان ہوگا، آپ کی عید آئے گی تو یہ بڑھ جائیں گی. اور یہ پہلی دفعہ آپ دیکھیں کہ ٹوٹل جو اس وقت ایکسپورٹس ہیں وہ 20.6 بلین ڈالرز ہیں اور ریمیٹنسز 20.1 بلین ڈالر ہیں. اس کا مطلب ہے پہلی دفعہ ہماری جو مرچنڈائز ایکسپورٹ ہے اس نے ریمیٹنس سے زیادہ ہو گئی ہے. اور یہ لوگ کہتے تھے کہ ریمیٹنسز زیادہ ہوتی ہیں اور وہ کم ہے. اب یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا جاؤں کہ یہ جب ہو رہا ہے تو لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ کی اکنامک گروتھ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے، آپ کی ہیڈ ونڈز ہیں. تو میں اس کے ساتھ جو اور خبر آئی ہے اور وہ کافی ویلکم خبر ہے، اور وہ ویلکم خبر یہ ہے کہ آپ کی LSM جو ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، وہ جنوری کے مہینے میں ایئر آن ایئر 8.2% گروتھ کیا اس میں. اور یہ تقریباً ستمبر میں 1.2 پہ تھی. یہ بالکل جولائی کا نمبر بہت زیادہ تھا اور اگست ستمبر میں نیچے ہی گئی ہے. اور اب واپس آنا جو شروع ہوئی ہے تو آپ دیکھیں کہ جنوری میں 8.2. اور اس میں ایک چیز بہت اچھی وہ ہے کہ منتھ آن منتھ وچ مین جنوری ورسز دسمبر 4.2%، جو دسمبر میں تھی اس سے 4.2% انکریمنٹل آئی ہے. سو اس کا مطلب مومنٹم واپس آنا شروع ہو گیا. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے اکانومی میں زور ہے. یہ آپ کے ہیڈ ونڈز ہماری ضرور آ رہی ہیں جو کہ انٹرنیشنل پرائسز کی، ہم سب کو پتہ ہے اس چیز کا وہ، اور اس کی وجہ سے ہم نے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بھی بڑھا دیا ہے، ہمارا ایکسچینج ریٹ بھی تھوڑا ڈپریشیٹ ہوا ہے، جو بھی ہے. لیکن اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو گروتھ ہے وہ اسٹرانگ ہے. وہ جو ہم نے کہا کہ ہم 5% گرو کریں گے تو میرے خیال میں 5 کریں گے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی کر لیں، لیکن میں تو 5 تک ہی رہوں گا ٹل آئی گیٹ ایویڈنس کے اوور آل جو ہے گروتھ جو ہے کیا ہے. لیکن دوسری چیزیں یہ ہے کہ ایگریکلچر کی آپ کوئی بھی کراپ لے لیں، وہ کوئی 7% گرو کر رہی ہے، کوئی 12% گرو کر رہی ہے. اب ہمارا ویٹ کا بھی ایسٹیمیٹ یہی ہے کہ 5 سے 6% تو ڈیفینیٹلی گرو کرے گی. سو اگر ایگریکلچر بھی گرو کر رہا ہے، مینوفیکچرنگ بھی گرو کر رہی ہے، آپ کے ایکسپورٹس بھی گرو کر رہی ہیں، آپ کی جو سروس سیکٹر ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ بینکوں کے ٹیلی کامز وغیرہ کے پروفٹس بمپر ہیں، پچھلے سال سے زیادہ ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ گروتھ تو ہو رہی ہے، اکانومی میں گروتھ ہو رہی ہے. اب یہ گروتھ ہو رہی ہے اور اس میں کرنٹ اکاؤنٹ میں ایک آیا ڈیفیسٹس آنا شروع ہو گئے تو لوگوں نے کہا یہ ویسے ہی ہم جا رہے ہیں جس طرح 2018 میں تھے. اب یہ جو لیٹسٹ ایویڈنس ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کی ڈیفیسٹ کم ہوا ہے اور ہمارے جو ریزروز ہیں وہ تقریباً $16.5 بلین پہ کھڑے ہیں. یہ اسٹیٹ بینک کے ریزرو ہے 16.6. تو کوئی مار دھاڑ بھی نہیں ہوئی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اسٹیٹ بینک کے ریزروز کو رن ڈاؤن ہو جاتا تھا، تو وہ بھی نہیں ہوئی. بیکاز یہ اگر $545 ملین کا کیڈ ہے تو نیچے تو ہمیں فنانسنگ بھی ملتی ہے نا، تو اس سے کر کے اس کا مطلب ہمارے تو پازیٹیوٹی ہونی چاہیے وہاں. سو آپ کا ہیپینس انڈیکس بہت بہتر ہے. انڈیا ہمارے جو ساؤتھ ایشیا میں تو سب سے بہتر ہے، ایشیا میں ٹاپ 14-15 ملکوں میں سے. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا ہے، آپ کی LSM گروتھ از ویری روبسٹ. تو ایک چیز کے اوپر بہت شور شرابہ یہاں رہتا تھا کہ مہنگائی ہوگی. اب مہنگائی کا بھی یہ دیکھیں کہ لاسٹ جو SPI آئی ہے اس میں ویک آن ویک 1.37% جو ہے ڈراپ ہوا مائنس. اس کا مطلب ہے جو انڈیکس اس وقت جو ہے اس کو اینالائز کیا جائے تو 15.12 پہ ہے SPI والی.
اور یہ 36 منتھس کا لو ہے، سب سے کم ہے 36 مہینوں میں. یہ پچھلے مہینے جو تھا اس کا تو یہ تقریباً 20.5% تھا اور 21% کے قریب، تو 6% ڈراپ ہوا. اور اس کے بیچ میں کیا چیزیں ڈراپ ہوئی ہیں؟ چلی پاؤڈر ہو گیا ہے، یہ دال مونگ وغیرہ یہ جو ہیں یہ ڈراپ ہوئی ہیں، انڈے، شوگر، اور یہ آلو ڈراپ ہوئے 9%. لیکن ایک اور چیز ڈراپ ہوئی ہے اور وہ ہے الیکٹریسٹی. یہ جو 5 روپے کا ریلیف پیکج دیا گیا ہے، جس کا میں صرف آپ کو میں نے کہا کہ مجھے ایک تو بل بتاؤ. 1840 روپے کا جس کا بل تھا اس کو 800 روپے کی 805 روپے کا ریلیف ملا ہے. 805 روپے اس کا بل جو ہے 1035 رہ گیا. سگنیفیکنٹ. وہ 5 روپے تو ویسے 5 روپے نظر آتا ہے نا، جب بل میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے تو یہ بل میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے. یہ اس کا اب زیادہ امپیکٹ آپ دیکھیں گے اگلے ہفتوں میں، اور اس مہینے کے CPI میں بھی آئے گا. تو میں صرف یہ ان چیزوں کے اوپر چاہتا تھا کہ میں آؤں آپ سے بات کروں. ظاہر ہے آپ میں سے کوئی اور بھی سوال کریں گے، تو میں چاہتا تھا کہ میں صرف زیادہ گفتگو نہ کروں، آپ کے 4-5 سوال 6 سوال لے لوں، کیونکہ پھر مجھے بنی گالہ بھی جانا ہے. جی یہ مہتاب صاحب. پہلا سوال یہ ہے کہ IMF کے ساتھ جو آپ نے لاسٹ بات کی تھی وہ یہ تھی کہ جمعے تک جو ہے ان کی طرف سے جو جواب ہے وہ آ جائے، لیکن جمعہ گزر گیا، اتوار ہے. لیٹسٹ IMF کے بارے میں بتائیں. جی بالکل، میں نے جو کہا اس کو آپ کو جو بالکل صحیح کہا تھا. انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ جمعے تک ہی ہمیں بتا دیں گے، جواب دے دیں گے. فواد چودھری کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے منحرف اراکین کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں، 7 دن کے اندر اپنی پوزیشن واضح کرنے کا کہا گیا ہے. فواد چودھری نے کہا کہ 1 ہفتے کے بعد ان کی نشستوں کو خالی قرار دینے کی کارروائی کی جائے گی. تمام منحرف اراکین تاحیات نااہل ہوں گے. تحریک انصاف کے منحرف اراکین کو نوٹس جاری کیے گئے، یہ کہنا ہے فواد چودھری کا، اور 7 دن کے اندر پوزیشن واضح کرنے کا کہا. 1 ہفتے بعد ان کی نشستوں کو خالی قرار دینے کی کارروائی ہوگی. تمام منحرف اراکین تاحیات نااہل ہوں گے، یہ کہا گیا ہے فواد چودھری کی جانب سے. اور تحریک انصاف کے منحرف اراکین کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں، یہ کہنا ہے فواد چودھری کا. 7 دن کے اندر پوزیشن واضح کرنے کا کہا گیا ہے. وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کہیں نہیں جا رہے، 5 سال پورے کریں گے، اگلے 5 سال بھی تحریک انصاف کی حکومت ہوگی. انہوں نے کہا کہ بزنس کمیونٹی کو قومی مفاد کے لیے کھل کر وزیر اعظم کا ساتھ دینا چاہیے. کہ دس از دا رائٹ ٹائم آپ اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے ہوں، اور پرائم منسٹر کے ساتھ بطور عمران خان کے ساتھ نہ کھڑے ہوں. آپ نے کھڑے ہونا ہے نیشنل انٹرسٹ کے اندر، آپ نے کھڑے ہونا ہے ملک کی ترقی کے لیے، آپ نے کھڑا ہونا ہے پاکستان کی سسٹینیبل اکنامک گروتھ کے حوالے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رائٹ ڈیسیجن ہوگا اگر آپ ساتھ کھڑے ہوں گے، اور دس از دا ٹائم جس میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ آپ رائٹ کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ رانگ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو میں یہ آج بات آپ کو بتا کے جانا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کہیں نہیں جا رہے، یہ اپنی 5 سالہ حکومت بھی پوری کریں گے، اگلے 5 سال بھی پرائم منسٹر عمران خان کے ہوں گے. آپ تگڑے ہو کے کام کریں، تگڑے ہو کے ڈیسیجنز لیں. ہم نے ملک پاکستان کو جو ہے وہ ہر صورت آگے لے کے جانا ہے. اب خبر یہ ہے وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکریٹری اعظم خان کو ورلڈ بینک میں تعینات کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے. وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری اعظم خان کی ورلڈ بینک میں بطور ایگزیکٹو ڈائریکٹر تعیناتی کی منظوری دی گئی ہے. اعظم خان کی تقرری کا نوٹیفیکیشن 21 فروری کو جاری کیا گیا. وہ نوید کامران بلوچ کی جگہ رواں سال کے آخر میں عہدہ سنبھالیں گے. اعظم خان 3.5 سال سے بطور پرنسپل سیکریٹری وزیر اعظم کام کر رہے ہیں.